आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी। आप देख रहे हैं रहबर A4U TV। हर रोज़ हम इस एक मौजू पर मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, मजहबी लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। आज जो दो शख्सियतें हमारे साथ बैठी है वो शहर के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। और आप जानते हैं कि मज़हब इस्लाम में एक आलिम और एक हाफिज़ का दर्जा बहुत बुलंद होता है। आज हमारे पास दो हाफिज़ मौजूद हैं। दोनों भी अपनी अपनी शख्सियत के लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे इकबाल अंसारी साहब जो हाफिज़ भी हैं और उल्मा इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं। हमारे साथ में अब्दुल अज़ीम साहब जो हाफिज़ भी हैं और जमीयतुल उलमा के शहर सदर है, जिसे ज़िले का दर्जा हासिल है। इन दोनों से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा मौजू है अचानक लॉकडाउन। आप जानते हैं कि शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना मर्ज़ किस तरह तेज़ी से फैल रहा है और अब दूसरी लहर भी शुरू हो गई है। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में इस लहर ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है आम लोगों को। कोरोना बीमारी से जितने लोग यहाँ पर हलाक हुए हैं या मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रोज़ फाका कशी से मरते हैं। आप जानते हैं कि गुर्बत, दौलत का ना होना, नौकरी का ना होना, बेरोज़गारी, ऐसे कई मसाइल हिंदुस्तान में आज हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। हर रोज़ हम ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें लोग रोटी ना मिलने के सबब इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग दवाइयाँ ना मिलने के सबब इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं। हमारे शहर में कल से 10 दिनों के लिए एक लॉकडाउन शुरू हो रहा है, जिसकी मुखालिफत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से मुसलसल जारी है। हमारे शहर के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐलान किया है कि 31 तारीख को एक वो मोर्चा निकालने जा रहे हैं, जुलूस निकालने जा रहे हैं। वो किसी सियासी लेवल का जुलूस नहीं होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा, बल्कि वो जुलूस आम गरीब लोगों का होगा जो सुबह कमा कर शाम में खाते हैं। इस जुलूस का मकसद दरअसल ये लॉकडाउन की मुखालफत करना है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में शायद ये पहला जुलूस होगा जिसने इस बीमारी में लॉकडाउन के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम शुरू की है। अगर ये जुलूस कामयाब होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी लॉकडाउन होगा लोग सड़कों पर निकलेंगे। हम इकबाल अंसारी साहब से बात करते हैं क्योंकि वो शहर में एक अपनी अलग शनाख्त रखते हैं और मिली समाजी कामों में पेश रहते हैं। इकबाल अंसारी साहब, आप एक उलमा इकराम की जमात चलाते हैं और उलमा का हुक्म पूरे शहर के लोग, पूरे ज़िले के लोग, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, क्योंकि एक आलिम और हाफिज़ का दर्जा बहुत बुलंद होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस लॉकडाउन को लेकर मैंने अभी तक उलमा इकराम में कोई हलचल नहीं देखी, और देखी भी है तो कुछ महदूद लोग हैं आप जैसे लोग जो सिर्फ इसमें तो बीच में आके हैं और अपनी बात रखते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से लोग लॉकडाउन के नाम से खौफज़दा है, जबकि हकीकत है कि लॉकडाउन में बहुत से लोग इस मरतबा फाका कशी से मरने वाले हैं। तो मुझे बताइए कि उलमा इकराम की इस मामले में खामोशी क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ज़मीर क़ादरी साहब, आपने बात तो बहुत सही की है और हम ये मानते हैं कि इस सिलसिले में थोड़ा सा लापरवाही का शिकार हुए हैं हमारे लोग। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारा अपना शहर औरंगाबाद और पूरे मुल्क के जो उलमाए किराम हैं वो हालात हाज़रा को बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं और खोल करके लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और उनमें अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। इस मरतबा भी जब ये औरंगाबाद में मामला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमने जो नशिस्त बुलाई थी उसमें उलमाए किराम की एक अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन इसमें कुछ कमी है, हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं। बाज़ लोगों में हौसले नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि उलमा के अंदर
जिस चीज़ को पैदा किया जाए कि वो बिल्कुल खुल करके सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए मैदान अमल के अंदर आएँ और हर मसले पर मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई फरमाएँ। इंशाअल्लाह हम इसमें लगे हुए हैं और आगे या आइंदा आपको इस सिलसिले में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब भी हैं। ये उस जमात से जुड़े हुए हैं जमात उलमा, एक ऐसा नाम जो मुल्क में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। जमात उलमा का एक काम मुझे बहुत पसंद है कि अदालतों में कई बच्चों की रिहाई के लिए जमात उलमा ने जो काम किया शायद हिंदुस्तान की किसी और तंजीम ने नहीं किया होगा। एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं जानता हूँ अब्दुल अजीम साहब, जमात उलमा बहुत काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस मर्तबा जब हर तरफ से आवाज़ उठ रही है तो आपकी जानिब से खामोशी क्यों? सबसे पहले हमारे इस टीवी के डायरेक्टर साहब जनाब ज़मीर कादरी साहब और मैनेजर और ज़िम्मेदारान गफ्फार भाई साहब और पूरी आपकी जो टीम है A4 टीवी की, आपने इस मौजू के लिए आज हमें आपके टीवी पर बुलाया, इसलिए सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं इस बात की कि एक अच्छा काम आपने शुरू किया है। मैं ज़मीर भाई को तकरीबन 25-30 साल से जानता हूँ। आपने जो खिदमत की है इस लाइन से, ये भी एक खिदमत है। आपने जैसा कहा है कि जमीयत उलमा मुल्क में मिल्लत की खिदमत कर रही है और एक बड़ा काम अंजाम दे रही है। ज़मीर भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आज जमीयत उलमा पूरे मुल्क में सफ़े अव्वल की तंजीम है और हमारे कायद मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम जो ऑल इंडिया के जमीयत उलमा के सदर है और उनकी निगरानी में पूरे मुल्क में जो काम जारी है। जमीयत उलमा सिर्फ हिंदुस्तान के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में भी जमीयत उलमा की ब्रांचेस है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान है, अफ्रीका के ममालिक में जमीयत उलमा एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसने मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक मिल्लत की खिदमत की है और हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, मज़लूम की मदद की है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी फ़िरक़े का हो, किसी मसलक का हो। सबसे बड़ा हमारे कायद मोहतरम का जो हुक्म है वो ये है कि हम मुल्क में आज जो हालात बनाए गए हैं फ़िरका परस्तों की जानिब से, ये आग लगाई जा रही है, तो हम आग का मुकाबला, इसीलिए हमारे मोहतरम सदर साहब ने और महाराष्ट्र जमीयत की जो लीगल से, जैसा कि आपने फरमाया कि जमीयत उलमा एक बहुत बड़ा काम मजलूम बच्चों के लिए जो केसेस लड़ती है, जिसने आज हमारे महाराष्ट्र के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान, जिसने सदर मुस्तकिम हसन आज़मी साहब की सदारत में और गुलजार आज़मी साहब जो लीगल सेल के चेयरमैन हैं, हज़रत मौलाना हरीमुल्लाह जनरल सेक्रेटरी है, तो मौलाना गुलजार साहब जो है इस काम में पूरे मुल्क के केसेस देखते हैं। और आपका मामला ये है कि उन्होंने अपने घर को खैरबाद कह लिया है, कारोबार को उन्होंने छोड़ दिए है और सिर्फ सुबह से शाम तक जमीयत उलमा के वकलाओं की जो टीम बनी हुई है उस टीम के साथ में लगे रहते हैं कि आज कौन सा केस का मुकाबला है, कोर्ट के अंदर क्या करना है, किस जगह का आज मुकदमा है, कहाँ कौन पैरवी करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये कहना है कि अब मेरी ज़िंदगी की जो दिन है मैं जमीयत उलमा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँ। नहीं अजीम साहब, हाफिज़ साहब, मैं जो बात कर रहा था, खैर ये तो जमीयत की बात आप कर रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी कि लॉकडाउन में जमीयत उलमा का क्या किरदार है जो कल से शुरू हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी लॉकडाउन लगा हमारे शहर में। जमीयत उलमा ने उस वक़्त मुनज़्ज़म तरीके से शहरियान की मदद से, अहले खैर हजरात की मदद से, इस शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं, हमारे तारीखी शहर है औरंगाबाद, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर हर इलाके के मजदूर, गरीब तबके के लोग रोज़ी के हैसियत से यहाँ पर आते हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया पिछली बार अचानक तौर पे, तो गरीब तबका परेशान हो गया,
उसमें जमीयत उलमा उठ खड़ी हुई। हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सबसे पहले इंसानियत की बुनियाद पर मदद की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने औरंगाबाद में, वैसा तो हर ज़िले में जमीयत की बेमिसाल खिदमत रही है, चाहे वो लॉकडाउन का ज़माना हो, चाहे वो सैलाब से मुतासिर का ज़माना हो, चाहे फसाद में जो नुकसानात होते हैं जानी माली, इसका मामला हो, जमीयत उलमा हर वक्त सबसे पहले पहुंचती है और मदद देती है। यहाँ पर भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम बनाए और उस टीम का वर्क जो हमारे शहर के कर्तव्यगार और एक अच्छे कमिश्नर थे चिरंजीवी प्रसाद साहब, उन्होंने हमारी मीटिंगें ली और उसके बाद हमारे जिम्मेदारान की मीटिंग हुई कि इसमें किस तरह से काम किया नहीं, जाए। वो तो अजीम साहब- हमने एक लाएअमल बनाए और जो गरीबों के अंदर हमने काम किया। नहीं, वो अजीम साहब वो माजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज भी हमने कल जो आपको लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं कल, जी, तो उस लॉकडाउन के ताल्लुक से हम ये डिबेट कर रहे हैं। देखिए 16 तारीख को सबसे पहले कुछ जिम्मेदारान शहर की तंजीमात के जिम्मेदारान और कुछ जिम्मेदार शहरियों की कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जनाब सुनील चौहान साहब ने, जिसमें मैं भी शामिल था। सुनील चौहान साहब ने कहा कि आप लोगों की हमें मदद चाहिए। तो हमने कहा कि किस हिसाब की मदद चाहिए आपको, जिसमें हाफिज साहब भी थे, मैं भी था, शहर के चंद और जिम्मेदारान भी थे। उसमें गैर मजहब के जो हमारे थे मोहम्मदन भाई है, उनके धर्मगुरु भी थे। उसमें ये बात सामने आई कि लॉकडाउन नहीं, यानी लॉकडाउन का जानिब जो लोग जो सोच रहे हैं, यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले में, और आज मामला ये हो गया है कि इंतहाई केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, बेड की कमी पड़ रही है, दवाओं का मसला आ रहा है, डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं। तो ऐसी हालत में कुछ सुझाव कलेक्टर साहब ने दिए कि जैसा मास्क है उसका एहतमाम आप किस तरह से करें। अजीम साहब, तो हमने उनको दवा दिए नहीं, कि आप हम सारी चीज़ें करेंगे, हम मस्जिदों से ऐलान करेंगे कि लोग एहतमाम करें, मास्क लगाए, हाथों को जो साफ नहीं, ये रखें। बातें मुझे आप ये उसमें हमने बताइए कि क्या लॉकडाउन लगाने का मुखालिफत की। नहीं, लॉकडाउन लगाने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 10 दिन के 8 दिन के लॉकडाउन उस से दिन यही बात की है कि साहब लॉकडाउन मत लगाइए, लोगों की रोजी रोटी का मसला है। हमने देखे कि पहले अचानक लॉकडाउन लगाने से लोगों में कारोबार जारी था तो लोगों ने मदद की है, लेकिन आज का मामला ये नहीं है कि आज तो लोगों के कारोबार साल भर से मुतासिर है। आप लॉकडाउन के अलावा दूसरी जो भी तदबीर बोलेंगे, जमीयत उलमा उसके लिए खड़े रहेगी। जमीयत उलमा, मेरा अजीम साहब आपसे एक मतलब एक शब्द में है तो उसका आप जवाब दे सकते हैं कि क्या आप इस लॉकडाउन के खिलाफ है या इसके हक में है? असल में हम लोगों की एक मीटिंग हुई अभी, आपने देखे होंगे, अखबारात में भी आया, आपके टीवी चैनलों पर भी आया, यूट्यूब पर भी आया है। कलेक्टर साहब के साथ में शहर के जिम्मेदारान की, तंजीमात की और एनजीओ की मीटिंग के लिए हम लोगों ने विरोध किए, एक मेमोरेंडम दिए है, उसमें तहरीर किए है कि हम इस लॉकडाउन के खिलाफ है। अचानक आपने जो लॉकडाउन लगाया इसके हम खिलाफ है। लेकिन जब हम कलेक्टर साहब पास पहुंचे और उन्होंने जो सिचुएशन रखी तो हमारी कुछ शरायत आपने उनसे ये सिचुएशन नहीं रखी कि 10 दिन में जो लोग भूखे मर जाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं है, तो कलेक्टर साहब के अपने घर से लाके उन्हें अनाज देंगे, या उनका कोई रास्ता हुकूमत ने बनाई है कि किस तरह जो लोग सुबह काम करते हैं और शाम में रोटी की उनके बच्चे तलाश करते हैं। तब कलेक्टर साहब को आपने बाहर आकर, मैंने उस मीटिंग की झलकियाँ देखी, आपने बाहर आकर साफ कह दिया कि 10 दिन के बाद लॉकडाउन नहीं होगा, 8 तारीख के बाद 9 तारीख के बाद लॉकडाउन नहीं होगा। तो इन दिनों का क्या हिसाब होगा? इस पर आप जो तफसीली बात कर रहे हैं, मैं मुख्तसर आपसे जवाब चाहता हूँ। जमीयत उलमा ने यही बात रखी कि हमारे कुछ साथियों ने बताया कि शहर में सबसे बड़ा मसला है गरीब और मजदूर तबके का, होटल में काम करने वालों का, हथगाड़ी पे काम करने वालों का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो रोज़ाना 100-200 रुपये कमाते हैं और शाम में अपने बाल बच्चों के। कलेक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए जिस तरह पिछला लॉकडाउन था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मदद की थी, इस बार ये कारोबार मेरे हाथ में है और ये सिर्फ औरंगाबाद शहर के हद तक मैं बोलूँगा, ज़िला के हद तक, कि कुछ चीज़ें जो है हम मदद करेंगे। जैसा कुछ दाल है, चावल है, हमारे साथियों ने मुतालबा किए है कि कुछ सेंटर्स बनाए जाए। तो कब मदद होंगी? ये 10 दिन के बाद, क्या अभी शुरू होंगी मदद? अभी तो वो किस तरह से करते हैं ये तो सामने नहीं आया है। कल से ये रखी गई है ये बात। अरे आपने बात रख के 4 दिन हो गए, अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। मैं इकबाल अंसारी साहब से बात करना चाहूँगा इसमें। इकबाल अंसारी साहब, तमाम उलमा इकराम जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने मुतालबा किया, आपकी बात कलेक्टर साहब ने सुनी भी, और वो एक जिम्मेदार है,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और वो फैसला करने की ताकत रखते हैं। उनका अपना फैसला अपनी जगह है। एक तरफ हुकूमत में शामिल राष्ट्रवादी इसके ख़िलाफ़ बात कर रही है, सेंट्रल में हुकूमत करने वाली बीजेपी इसके ख़िलाफ़ है, बहुत से तो राष्ट्रवादी के लीडरान भी इसके ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद हमारे कलेक्टर साहब औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अवामी नुमाइंदों को बाजू रखकर ये हिटलरशाही हो रही है? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। हम लोगों ने जब उनसे परसों मीटिंग ली और मुलाकात की तो उसके अंदर यही बताया गया कि सिर्फ कुछ ही लोगों को, 2, 3 ही 4 ही अधिकारियों को फिक्र है, बाकी किसी को एतमाद में लिया नहीं गया। अवामी नुमाइंदों के अलावा इसमें जो उलमा, अइम्मा और सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले उनको बुला करके मशवरा होता है, किसी से मशवरा नहीं लिया गया। और ये लॉकडाउन जनाब आली, इस बीमारी साइंस के माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन उसका इलाज नहीं है, ये एक शक्ल उसकी हो सकती है। तो ये जो लॉकडाउन अचानक डिक्लेयर कर दिया गया 11 तारीख से आपने शुरू किए, तो ये असल में उसका इलाज नहीं है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध किया गया। 2-2.25 घंटे तक कलेक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रही, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आश्वासन दिया, उसको भी क्रॉस किया गया। जब उसमें गरीबों के खाने पीने के मसले की बात आई और आपने ये बताया कि भाई ये चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, मदद नहीं मिलेंगी, तो हमने कहा तो फिर ये तो मामला ऐसा है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे और हंगामे होंगे। तो उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया, ऑनलाइन हुआ ये, कि इस सिलसिले में सेंट्रल की सरकार तो कुछ मदद नहीं करेंगी, अलबत्ता मैं अपने शख्सी लेवल पर मैं मदद करूँगा। और उसके अलावा कुछ स्पॉन्सर ऐसे हैं, उन्होंने 2-3 नाम बताए, मैंने उनसे बात करके वो सारी चीज़ें तय की है। और कुछ जो सोशल एक्टिविटीज़ करने वाली NGOs हैं, कुछ संगठनाएं हैं, कुछ तंजीमें हैं, मैंने उनसे भी बात किया है कि कुछ चीज़ें आपको लाकर दे दी जाएगी, तो ये लॉकडाउन के अंदर आप वो खाना तैयार करके गरीबों तक पहुंचा दीजिए। इतनी बात उन्होंने बताई। मैं हाफिज़ साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल मुतमईन है कि वो मीटिंग में जो हुआ, आपने जो लोगों ने कोशिश की वो काबिल सताइश है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। कोई भी काम करे हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपसे जो आश्वासन दिए गए आपको लगा कि उसमें अमली जामा पहनाया जाएगा? एक भी आश्वासन पूरा होगा? खाली लॉकडाउन कर दिया जाएगा और रास्तों पर पुलिस खड़े करके आपकी पिटाई शुरू हो जाएगी, तब क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे उन लोगों को जिसके आप खड़े रहकर बाहर आकर बड़ी उससे कह रहे थे कि 8 तारीख से बढ़ेगा नहीं, उन्होंने 9 तारीख कर दिया उसको। एक दिन आपको, यानी आपके जाते एक दिन बढ़ा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने कल ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन की तैयारी करो, हम किसी भी वक्त लॉकडाउन लगा सकते। इसके बाद रमज़ान शुरू होते लॉकडाउन लग जाएगा। तो इस बीमारी का इलाज औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट ने निकाला कि कम से कम हम अपनी बात तो रखें, हम सड़क पर उतरे कि भाई लोग परेशान हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं करी तो आपने क्यों फैसला किया ऐसा? क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन आपको इस तरह का फैसले का इख्तियार है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों के बारे में सोचने से पहले आपने क्यों फैसला किया? इस ताल्लुक से भी अजीम साहब आपको है तो इसी इशू पर बात करें तो मुनासिब होगा। हमारे शहर के जो खासदार साहब है, उन्होंने जो ऐलान किया है, और उनका ऐलान मैं समझता हूँ, मैं उससे इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगने से पहले अगर हमारे खासदार साहब ऐलान कर देते, आज ऐलान करते 31 के बजाय 30 तारीख को ही अगर वो कर देते या 29 तारीख को लोग करते, तो उनके आवाज़ पर लोग लब्बैक कह के आते थे। अब कल ये होने वाला है कि 31 तारीख है, जाहिर सी बात है उसमें नौजवान बच्चे आएंगे और वो मोर्चा निकलेगा, उसके अंदर मैंने सुना कि ढोल ताशे भी बजने वाले हैं। तो शरई एतबार से देखा जाए तो पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि 10 दिन का लॉकडाउन छोड़िए, हमने ऐसे वक्त में वक्त गुजारा है, हमने देखे हमारे बचपन में अल्लाह का करम था, लोग जो है एक वक्त की रोटी खाते थे, एक रोटी खाते थे और पूरा दिन गुजारते थे। लॉकडाउन में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जिंदा रखेगा, रिस्क देगा। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, उसने अपने हाथ में रखा है जिंदगी और मौत और रिस्क देना। वो किसी पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है। आज अगर लॉकडाउन हुकूमत लगाती है तो हमारी कौम मिल्लत जो हमदर्द है, हम उनसे ऐलान करेंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, उनके दरवाजे पर जाएंगे और कहेंगे कि गरीबों के लिए मदद कीजिए। और इससे पहले हमने देखा है
कि इज्तिमा का दौर था, एक रात में खाना खत्म हो गया, पूरे शहर में आवाज़ लगा दी गई कि पूरा इज्तिमा का भूखा है और लाखों की तादाद नहीं अजीम साहब, वहाँ हमारे शहर के लोगों ने खाना पहुँचा। हम सिर्फ हुकूमत के ऊपर इंतजार नहीं करने वाले, लेकिन लॉकडाउन में लगा है। बहरहाल हाफिज साहब से मैं मुत्तफिक हूँ कि इस लॉकडाउन की मुखालिफत हमने की है, तहरीरी तौर पे की है और इसकी हम मुखालिफत करते हैं। नहीं वजीर साहब, मैं किसी एक फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, आज एक फिरके तक चले गए। मेरे लिए शहर के हिंदू भी इतने बराबर है, मेरे लिए दलित भी उतने बराबर है, हर समाज का जो गरीब है जिसके पेट में रोटी नहीं जाती मेरे लिए वो बराबर है। आप एक समाज को संभालेंगे लेकिन दूसरे समाज को कौन संभालेगा? आपके जैसी अगर वहाँ पर तंजीमें नहीं है तो उनका क्या होगा? आपने कभी सोचा है इस बात को? मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मैंने आपको साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर फलाई काम किसी भी जमात करती है तो हम उसकी हिमायत करते हैं, ऐसे साफ उसकी करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी जमातें कुछ गलत करती है तो उसे भी उजागर करना चाहिए। तो इकबाल अंसारी साहब, मेरा ये सवाल है कि कल जो इम्तियाज़ जलील साहब एक जो जुलूस निकाले हैं, आपको लगता है कि वो जुलूस निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? नहीं, देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हमारे यहाँ के वो रुकने पार्लिमान हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, मैं उस सिलसिले में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अलबत्ता जो आपने सवाल किया है कि भाई लॉकडाउन तो लग रहा है, इन्होंने एक दिन बढ़ा दिया है। हमने कलेक्टर साहब से ये कहा था कि इसमें जो आपने पुलिस का मामला लाया और पहले 16 तारीख की मीटिंग में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब भी थे कि भाई आप लोग इस लॉकडाउन के अंदर चाहे वो रात से लग रहा हो, डंडे की ज़ोर पर आपने काम नहीं करना। और हमने बाद में भी कहा, क्योंकि पुलिस का मामला ये है कि ना वो आओ देखती है ना ताओ देखती है, कोई आदमी दिखा फिर उसकी उम्र कैसी हो, वो इन्हें खुद मैंने मेरा हवाला दे के बताया था कि गुज़िश्ता लॉकडाउन में मुझे भी 2-4 जगह पर शिकार बनाने की नाकाम कोशिश की गई, दूसरों की बात नहीं करता। तो अगर ये होता है तो हम इसके विरोध के अंदर सड़कों पर उतरेंगे। और इस लॉकडाउन के अंदर भी बात हमने वही की है। मैंने कल और आज सुबह कुछ ज़िम्मेदारों से बात किया कि भाई अब ये एक दिन बढ़ गया है, लॉकडाउन लगने वाला है। कलेक्टर साहब ने जो वादा किए थे तो उसमें वफाई कहाँ तक हो रही है उसकी इंक्वायरी करके बताइए। तो मैं समझता हूँ कि शाम तक कुछ पिक्चर साफ़ हो जाएंगे कि भाई उसकी जो तैयारी का ऐलान कर रहे थे वो उसमें कहाँ तक कामयाब हुए हैं। अगर वो नहीं होता है तो फिर हम लोग भरपूर इसकी मुखालिफत करेंगे। मुखालिफत नहीं करेंगे आप, यानी लॉकडाउन में आपकी पिटाई के बाद सड़कों पे उतरेंगे? नहीं, पिटाई इस जुलूस से आप खौफजदा है कि कहीं इसमें हमारी पिटाई ना हो जाए, हम पे गुनाह दाखिल ना हो जाए। अजीम साहब के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा के एक प्रोग्राम में आपने बीजेपी लीडरान को अपने स्टेज पर बिठाया था जी। हाँ, मैंने उसकी मुखालिफत भी किया था, आपको याद होगा। हमारे लिए हमारा रहनुमा जो मुकामी रहनुमा है हमारे लिए, उसकी अहमियत नहीं थी। आपको उस वक्त मैंने बुलाकर तलब किया था कि आपके पास पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी है, क्या आपको स्टेज पर उनको बुलाने के लिए वक्त नहीं था आपके पास? आप एक बीजेपी के एमपी को स्टेज पर बुलाते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के एमपी को और लीडरान को आप बुलाते हैं, तलब करते हैं, तो जमीयत उलमा इस तरह का भी काम करती है, ये भी अजीब बात है। जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में सियासी जमातों से मैं मुकामी सतह की बात कर रहा हूँ। जमात सियासत नहीं करती है, बल्कि जमात जो है अरे सियासत नहीं करती तो सियासी लोगों को असल में क्यों उठाती है? वो जो प्रोग्राम था आपको मैंने इससे पहले हमारे जो शहर के मुअज़्ज़िज़ और IMIM के जो कानूनदार सदर साहब है डॉक्टर बातचीत हुई है और मैंने उनको बताया कि जिस वक्त ये प्रोग्राम रखा गया लॉकडाउन में जिन हजरात ने खिदमत किए थे उनके एतराफ़ में प्रोग्राम, तो आपको लगता नहीं कि मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। आपको जिस तरह से आपने शिकायत की है इंशाल्लाह मैं उसके बारे में मुकम्मल आपको जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे MP हमारे शहर के खासदार हमारे हरदिल अजीज़ है और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनसे और मिल्लत का और हमारे शहर की तरक्की का काम उनसे ले, और हम भी चाहेंगे कि जो भी खिदमत हो सकती है हमसे उनके लिए हम खड़े रहेंगे। सबसे पहले जिस वक्त उनके इलेक्शन में वो खड़े रहे मेरी उनकी कोई पहचान नहीं है, मेरा सबसे पहला वोट मेरा उनको पड़ा जिस वक्त तो MLA बने। अगर मैं मुखालिफत करता तो हम अखबार में भी दे सकते थे, इसके बावजूद के एक उनके MLA ने यहाँ पर कुरान के ताल्लुक से गलत स्टेटमेंट दिया था MIM के, हमने उनकी मुखालिफत की लेकिन वोट दिए MIM को। उसके बाद
दूसरी मरतबा जब उन्होंने इलेक्शन में खड़े रहे तो हमने उनकी मुखालिफत नहीं की। हमने कहा कि मिल्लत जब एक तरफ जा रही है तो सबने एक साथ काम करना चाहिए। अब रहा उनको बुलाने का, मैंने आम खास के मैदान में हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहू का प्रोग्राम रखा था और उसके अंदर उनको ख़ास तौर से मदऊ किया था। उन्होंने आए तो हमने कोई रंज नहीं किया, लेकिन वो आए नहीं। उसके बाद कटकरगढ़ में एक प्रोग्राम रखा गया, उसके अंदर मेरे पास दावतनामे हैं, उसके अंदर भी हमने बुलाया गया। अब इस बार मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका तो मैंने गफ्फार भाई नहीं, मुझे अजीम साहब जमीयत का एमआईएम के कई लोग बुलाए। नहीं, मुझे जो इनको बुलाया गया, मुझे उस पे इतराज नहीं है कि आपने इम्तियाज जलील साहब को क्यों नहीं बुलाया। डॉक्टर करार को जो बुलाया गया, डॉक्टर करार को जो बुलाया गया, उसने स्टेज के ऊपर आप देखिए उसका डेविड आज भी मौजूद है। डॉक्टर उसने आके अपने लीडरान को ज़मीर करके, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ज़मीर है वो जिंदा है। हमने आज तक के किसी से कभी उनके दर पे गए नहीं, ना कभी किसी के साथ हमने हाथ मिलाया। हमने उनको बुलाया सिर्फ डॉक्टर की बिना पर, क्योंकि हमने डॉक्टर तो अपने पास डॉक्टर नहीं थे और पूरे शहर के 450 लोगों को बुलाए। 150 डॉक्टर थे, सिग्मा के थे, एमजीएम के थे। भागवत करार साहब ने कौन सा काम कर लिए थे डॉक्टर, लेकिन खासदार साहब से हमारा राब्ता नहीं हो सका, तो इसको आप लोगों ने बड़ा एजेंडा बना दिया कि खासदार साहब को नहीं बुलाया। जमीयत उलमा ने बीजेपी को बनाई। जमीयत उलमा इंसानियत की बुनियाद पर हर इंसान को अपना भाई समझती है, और वो चाहे कल था, उसने कहा डॉक्टर का बयान है कि मैं यहाँ आया हूँ जमीयत उलमा के स्टेज पर, मैं सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ। और उन्होंने आकर फिर स्टेज पे ये कह दिया कि मैं जब महापुर था तो फला लोगों को है तो इन्होंने मेरे को वोट दिए थे, और आपके सामने बड़े लोग शर्मिंदा हो गए। खैर इस इशू के हम बात नहीं कर रहे थे, ये तो मैं हमारे नाजरीन को बताने के लिए अब आप लोगों से जाते जाते एक आखिरी सवाल है, क्या इम्तियाज जलील साहब को, दोनों से मेरा ये मुश्तरका सवाल है, क्या इम्तियाज जलील साहब को ये जुलूस निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देखिए, जुलूस निकालना हमारा आईनी हक है हिंदुस्तान का। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जुलूस की शक्ल में, हमारी तादाद बताते हैं। इससे पहले हमने 5-5 लाख लोगों का जुलूस निकाले। आपने देखे हुकूमत ने हमारे किस अंदाज में उस निवेदनों को लिया। कल अगर कुछ बच्चों के, हज़ारों बच्चों का अगर केस कर देती है हुकूमत, जाहिर बात है हमारे कलेक्टर भी अच्छा है, पुलिस कमिश्नर भी अच्छे हैं, हुकूमत भी आज यहाँ सेकुलर है, लेकिन इसके बावजूद अगर केस होते हैं, हमारे हाफिज साहब ने कितने साल तक कोई उनको सुनने को नहीं आया। वो मामला वो बात का है कि केस होगा या नहीं होगा। मेरा सवाल सीधा मेरा ये सवाल है आपसे, उनका क्या कैसा तय किए खासदार साहब ने? वो हम ना उनकी मीटिंग में थे ना हमें भी बुलाया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एमआईएम ने जितने प्रोग्राम लिए आज तक, कभी जमीयत उलमा के जिम्मेदारान को मेहमान के तौर पे नहीं बुलाया। हमने बच्चे की तरह कभी नहीं, हमारे को बुलाया नहीं। आप बड़े हैं, बड़ा दिल रखिए, सबको साथ लेके चलिए, मिल्लत का काम कीजिए, मिल्लत को आपका साथ लेंगे। अब्दुल अजीम साहब, आप ये बात गलत कर रहे हैं। देखिए, ये जो जुलूस निकाला जा रहा है किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं निकाला जा रहा है। एक खासदार है, वो पूरे ज़िले का खासदार है, और उसको अपने लोगों की तो एहसास है, अपने लोगों की कमज़ोरी का और परेशानियों का उसको एहसास है, और उन्होंने ऐलान किया कि ये किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमको लॉकडाउन की मुखालफत करना है। इस बात को लेकर किया। मेरा सवाल सीधा आपसे एक ही लाइन में ये है कि उन्होंने जुलूस निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अब वो अगर हमसे मशवरा करते, कुछ बातें हम रखते, उनको डायरेक्टली तौर पर हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खासदार है, और खासदार लोगों ने इससे पहले नहीं, मैं आपकी राय ले रहा हूँ, आप मना कीजिए। उन्होंने अपने तौर पे निकाला है, अब उन्होंने तैयारी की है, हम उनको मना कैसे कर सकते हैं? वो एक बड़े अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा रखते हैं, पत्रकार है, पढ़ा लिखा आदमी है। कुछ बातें उनको हम मशवरा देंगे कि हमारे बच्चों को आपने जुलूस निकाले तो ऐसी कोई तकलीफ में मत डालिए, या उनका रहनुमाई कीजिए और हुकूमत से मुतालबा कीजिए। जायज़ मुतालबात में हम आपका साथ देंगे। यही है सवाल, जायज़ मुतालबात जो भी रहेंगे। आप बहुत देर से खामोश बैठे हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं इस बहस से एक काबिल इंसान को बहुत देर तक दूर रखा, लेकिन आप ही से मेरे सवाल है। हमारे लाइन पर है निज़ाम साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिरी में उनसे बात करूँ। इकबाल अंसारी साहब, आप ही से यही सवाल है, क्या उन्होंने जुलूस निकालना चाहिए? क्या आप उनकी हिमायत करेंगे या आप उनकी मुखालिफत करेंगे? देखिए जनाब अली, मैंने शुरू में कहा कि मैं उस मसले पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि इम्तियाज़ जलील साहब मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कुछ सोच समझकर तय किया होगा।
जब हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब ने बच्चों का मामला लाया तो इस सिलसिले में मेरा 99 का बड़ा तल्ख़ तजुर्बा है। अवामी कोई हम प्रोग्राम करते हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, मैं अमली तौर पर बता रहा हूँ, 16-17 साल वो मुक़दमा हमने लड़े, हर एक को देख लिए। हम इम्तियाज़ जलील साहब के ऐलान के बाद, जबकि कल उनका जुलूस निकलना है, आज कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो मैं इसमें ये समझूं कि आप दोनों अगर तबसरा नहीं करना चाहते तो आप साफ तौर पर नहीं बता रहे, और नाज़रीन आप समझ जाइए कि अगर किसी इशू पर कोई जवाब देने से कट जाए या अपनी बात ना रखे तो समझ जाना चाहिए कि अंदर क्या मामला चल रहा है। हमारे पास लाइन पे मौलाना निज़ाम मिल्ली भी है, हम उनसे भी बात करेंगे इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था कि लॉकडाउन के सिलसिले में इम्तियाज़ जलील साहब जो जुलूस निकाल रहे वो सही है या गलत। इस सिलसिले में मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा सरासिमगी के आलम में है, मज़दूर भी परेशान हैं, छोटे मोटे ताजरों की अंदर खौफ तारी है और लोग बहुत बेचैनी की हालत में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। खौफ की हालत में महसूस करने की वजह से, और चूँकि इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ के रुकने पार्लिमान हैं, आवाम के दिलों में जो चीज़ें पैदा हो रही है उसका एहसास उनको यकीनन होना भी चाहिए, और इसी एहसास को सामने रखते हुए उन्होंने जो इक़दाम किया है वो गरीबों के मफाद में है, आवाम के मफाद में है, मुल्क और मिल्लत के भी मफाद में है। इसलिए कि जो लोग मैसूर हो जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे, तो खौफ और दहशत की हालत में आदमी को बीमारियाँ मज़ीद जो बढ़ने का इम्कानात रहते हैं। ऐसे हालात में अगर आवाम को खुली छूट दे दी जाए, वो आवाम जो है अपने कारोबार में मसरूफ़ रहें, अपने कारोबार करते रहें, और उनको जो है तो आज़ादी दे दी जाए, तो ये वो ख़ुद ब खुद जो है बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम को खौफ के अंदर मुब्तला न करें और उनके लिए जो सहूलतें फ़राहम की जा सकती है उसको सहूलतों को फ़राहम करें। इंतज़ामात ने जो दवाओं के जो नज़्म है वो इंतज़ामात किए जाएँ, इलाज और मुआलजे की सहूलतें फ़राहम की जाएँ, और अगर वो इलाज और मुआलजे की सहूलतें फ़राहम करने की जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है वो अगर पूरी नहीं करती तो ज़ाहिरी बात है कि आवाम के अंदर नाराज़गी का पैदा होना यकीनी बात है। और जब आवाम में नाराज़गी पैदा होगी तो आवाम अपने रहनुमा की तरफ, अपने कायद की तरफ, अपने जो नुमाइंदों की तरफ देखती है कि ये नुमाइंदे उनके लिए क्या कर रहे हैं। इन्हीं हालात को सामने रखते हुए मेरा ऐसा जो है तो नज़रिया ये है कि आवाम जो इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाम के नज़रियात को सामने रख कर जो है ये इक़दाम किया है, इसलिए आवाम की ये मफाद में है, और आवाम के मफाद में होने की वजह से उनका ये जो अमल है ये सही और दुरुस्त है, ताकि हुकूमत को, इंतज़ामिया को बेदार कर सकें और उनको तवज्जो दिला सकें कि भाई आवाम का जो मसला है और आवाम की सहूलतों के लिए ये लॉकडाउन जो है आज के हालात में मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा भी यही है कि उनका इक़दाम गलत नहीं है, वो दुरुस्त है, और जो वो कर रहे हैं वो एक मुनासिब इक़दाम है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनको इस इक़दाम से अगर रोकना है तो लॉकडाउन का जो उन्होंने जो फ़ैसला किया उसको ख़त्म करें। लॉकडाउन का फ़ैसला ख़त्म होगा तो ख़ुद ब खुद उनका इक़दाम भी जो है ख़त्म हो जाएगा, उनको भी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। खैर, आपने हमारे स्टूडियो में नहीं आए और शिरकत की, हमारा अंदर और बाहर आप कुछ नहीं है। तमाम का, हम आप उनकी दोनों इज्जत मेहमानों करते का हैं। और हमारे लाइन पर दिल से मौजूद इज्जत करते हैं हम निज़ामुद्दीन उनकी। साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।